नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता उस मार्केट स्थिति से संबंध रखती है जिसमें एक विभेदीकृत वस्तु की कई फर्में विक्रेता हों। एक विभेदीकृत वस्तु होती है, उसकी कई फर्में विक्रेता होती हैं। इसमें विशेष रूप से ये समझना है कि बहुत ही समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों में तीव्र प्रतियोगिता तो होती है पर पूर्ण नहीं होती। जो विभेदीकृत वस्तुएं होती हैं वे बिल्कुल समान नहीं होती हैं, लेकिन बहुत ही समान होती है। कोई विक्रेता अन्य विक्रेताओं की कीमत उत्पादन नीतियों पर विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता और न ही दूसरों के कार्यों का उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता उन अनेक विक्रेताओं में प्रतियोगिताओं का निर्देश करती है जो पूर्ण स्थानापन्न तो नहीं पर निकट स्थानापन्नों का उत्पादन करते हैं। इसमें जो विशेष पॉइंट है वो ये ध्यान रखने हैं कि बहुत ही समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों में तीव्र प्रतियोगिता तो होती है पर पूर्ण नहीं होती। और दूसरी चीज़ क्या है कि पूर्ण स्थानापन्न तो नहीं, अर्थात एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता उन अनेक विक्रेताओं में प्रतियोगिता का निर्देश करती है जो पूर्ण स्थानापन्न तो नहीं पर निकट स्थानापन्नों का उत्पादन करते हैं। तो ये 2 पॉइंट इसमें विशेष हैं। इसके बाद में अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसकी विशेषताएं ये हैं कि विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। दूसरा पॉइंट है वस्तु विभेदीकरण हो, वस्तु की क्वालिटी में परिवर्तन करके। चौथा है विज्ञापन एवं प्रचार द्वारा। पांचवा है पेटेंट अधिकार एवं ट्रेडमार्क द्वारा। छठा फर्मों के प्रवेश एवं निकास की स्वतंत्रता होती है, विशेषता इसमें है। और सातवीं है मांग वक्र की प्रकृति। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का जो कीमत निर्धारण है वो अल्पकाल में कैसे होता है और दीर्घकाल में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अल्पकाल में। तो अल्पकाल में समझने के लिए क्या है कि विक्रेताओं की संख्या अधिक एवं एक दूसरे से स्वतंत्र कार्य करते हैं। दूसरा जो अभी विशेषता में हम लोग देख रहे थे कि विभेदीकृत वस्तु हो। तीसरा पॉइंट है फर्म का निश्चित मांग वक्र AR जिसको कहते हैं होता है, जो लोचदार होता है। जो लोचदार होता है। इसके साथ में विचाराधीन वस्तु के उत्पादन के लिए साधन सेवाओं की पूर्ति पूर्ण लोचदार होती है। अल्पकाल में हर फर्म का लागत वक्र अन्य फर्मों के लागत वक्रों से भिन्न होता है। अल्पकाल जो है उसमें हर फर्म का लागत वक्र अन्य फर्मों के लागत वक्र से भिन्न होता है। और इसके आधार पर एक और पॉइंट अभी बाद में समझेंगे। छठा पॉइंट है उद्योग में कोई नई फर्म प्रवेश नहीं करती। अब इन मान्यताओं के दिए होने पर फर्म का कीमत और उत्पादन संतुलन उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां अल्पकालीन सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होती है। अल्पकालीन सीमांत लागत का मतलब SMC
और सीमांत आगत का मतलब MR। तो जहाँ पर SMC MR के बराबर होती है वही बिंदु उत्पादन का संतुलन बिंदु होता है। कीमत और उत्पादन का संतुलन बिंदु होता है। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब हम इस चित्र के इस भाग पर विचार करते हैं तो विचार करने पर हम ये पाते हैं कि SMC वक्र MR वक्र को E बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पर E बिंदु पर काटने से क्या हो रहा है कि ये डिमांड कर्व है। डिमांड पर इसी के सामने जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमें कीमत मिलती है, अर्थात क्या मिल रही है, QA कीमत पर, चाहे OP कह दीजिए अथवा QA कीमत पर उत्पादन जो है वो OQ निर्धारित हो रहा है। QA कीमत पर OQ उत्पादन निर्धारित हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जहाँ पर SAC अल्पकालीन औसत लागत वक्र जहाँ पर टच कर रहा है, इस जगह से ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये सामान्य से अधिक लाभ वाला क्षेत्र है। अर्थात अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या करेगी कि सामान्य से अधिक लाभ कमाएगी। और कितना सामान्य से अधिक, PABC इतना जो ये क्षेत्र है, जो आयताकार आप क्षेत्र देख रहे हैं, E बिंदु पर नहीं, E बिंदु से नीचे यहाँ पर B बिंदु पर, इस जगह पर, तो PABC इतना सामान्य से अधिक लाभ कमाएगी। अब इस पर हम विचार कर लेते हैं। तो जो ये दूसरा पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में क्या है कि जो कीमत है OP ही कीमत है, OQ मात्रा है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि यहाँ पर SAC कर्व को ही एक कीमत टच कर पा रही है, तो SAC कर्व से ये होता है कि सामान्य लाभ कमा रही है। जितनी कीमत SAC कर्व से ऊपर होगी उतना ही सामान्य से अधिक लाभ कमाएगी। इसका मतलब है कि SAC वक्र पर अगर टच कर रही है कीमत तो यहाँ पर फर्म सामान्य लाभ कमाएगी। तो इस पार्ट में CPAB या PABC ये सामान्य से अधिक लाभ यहाँ हो रहा है, इसमें सामान्य लाभ हो रहा है। इसके बाद में अब हम लोग तीसरी पोजीशन भी देखते हैं, तीसरी स्थिति भी देखते हैं। दोस्तों, ये अल्पकाल में तीसरी पोजीशन है, तीसरी स्थिति है। इसमें आप देख रहे हैं कि SMC कर्व को MR कर्व इस जगह पर काट रहा है। अब E बिंदु पर काट रहा है तो इसके कारण से इसी के सामने जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व पर इस जगह पर कीमत निश्चित हो जाएगी। तो कीमत क्या निश्चित हो गई, OP अथवा QA। तो QA कीमत पर OQ उत्पादन हो रहा है या बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या स्थिति बन रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो है SAC कर्व, ये क्या है, SAC कर्व, और ये है AVC। तो इस कीमत पर
इस कीमत पर अर्थात QA कीमत पर फर्म केवल ABC को ही पूरा कर पा रही है। अब ये भी नहीं पूरा कर पा रही, SAC को नहीं पूरा कर पा रही। इसका मतलब है अब इसे इतना, ये जो क्षेत्र है ये घाटा हो रहा है, हानि हो रही। कितना क्षेत्र? CBAP। तो प्रश्न ये भी उठेगा कि ये घाटा क्यों उठा रही है? तो घाटा ये मान के ये इस आशा से उठा रही है, हानि उठा रही है कि दीर्घ काल में वह अपनी लागतों को कम कर लेगी। फर्म PCBA इतना क्षेत्र का घाटा इसलिए अल्पकाल में उठा रही है क्योंकि वो मानती है, वो सोचती है कि हम दीर्घ काल में इस अपनी कमी को, अपनी लागत को कम कर देंगे, जिससे हमारा ये घाटा नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब पीछे एक जगह पर हमने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि अल्पकाल में सब फर्मों की लागत समान हो। तो अब इसको यहाँ से जोड़िए, जब अल्पकाल में सभी फर्मों की लागत समान नहीं है तो अल्पकाल में ये भी आवश्यक नहीं है कि सभी फर्में समान कीमत वसूल करें और उतनी ही मात्रा का उत्पादन करें, अर्थात भिन्न भिन्न कर सकती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।